तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो ये बड़ा बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस लेसन के लिए। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और उस चीज को थोड़ा समझिएगा। पहली चीज ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरी चीज कि हम पॉइंट चार्ज किसे कहेंगे। तो दो चीजें हमें समझना है। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बनाता हूं, बस आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब कि अगर एक चार्ज बॉडी है, दूसरी एक चार्ज बॉडी है, तो इस दो चार्ज बॉडी के बीच में कैसा फोर्स लगेगा यार? इन फोर्स का नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ओके। पॉइंट चार्ज मींस, पॉइंट चार्ज का मतलब कि बहुत स्मॉल पार्ट वाला हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? सोचेंगे कि कैसी बात है। तो इसके लिए ना, ये पॉइंट चार्ज का मतलब कि एक बॉडी चार्ज यहां है, एक चार्ज बॉडी यहां है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? इसके साइज के कंपेयर में ज्यादा होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा चार्ज बॉडी जिसकी साइज के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हो बहुत लॉन्ग हो, तो ऐसे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। ओके। अब हम बड़े आसानी से कूलम्ब्स लॉ को बढ़िया से समझते हैं। आइए, तो चलिए कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए हम पहले आपको बताते हैं। जैसे कि एक चार्ज बॉडी यहां है और एक चार्ज बॉडी यहां पर है। ओके, ये चार्ज बॉडी है दो। ओके, पॉइंट चार्ज हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो इनको पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज यहां पर है Q1, एक चार्ज यहां पर है जिसका नाम है Q2। ये कटाकट ऐसे कर देते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना, वो है R। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? R हमने लिया है। तो आप सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ए पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो भाई साहब एक दूसरे को ये बाहर लगाएंगे फोर्स, यानी कि एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ऐसा होगा, ऑफ कोर्स ऐसा होगा। यही काम हम थोड़ा सा एक दूसरे जगह कर लेते हैं, एकदम एग्जैक्टली यही काम। आइए यही काम किया जाए। ये पॉइंट चार्ज है, इस पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे माइनस Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी वही R पड़ी हुई है। अब आइए इनके फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स भाई कैसा होगा? सोचो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस वाले प्लस को अपनी माइनस वाला प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अब कोर्स करेंगे भाई। अब इसी के आधार पे कूलम्ब ने बड़ा अच्छा सा नाम, चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब ने क्या किया? 1785 में टार्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, टार्सन बैलेंस के द्वारा इस लॉ को बनाया। तो इस लॉ में पहली चीज ये मिली कि जो इस पे लगने वाला फोर्स वह है ना, बल, फोर्स, वो किसके भाई? इन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज की पाया गया कि जैसे हम इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, फोर्स
की जो वैल्यू है वो घट रही थी। अच्छा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग केवल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लगाएंगे, हम लोग इसमें दिखाएंगे कि ये कैसा भाई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्हीं दोनों बातों को आप एक स्टेटमेंट में दे दीजिए। कूलम्ब्स लॉ बनकर तैयार हो गया है, आओ देखते हैं। कहोगे सर आप तो ऐसे बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत आसान है। जी बिल्कुल आसान है, चलिए बनाते हैं। तो ये हम लोग यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बोलिए इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the यहां देखिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज अच्छा, ये स्टेटमेंट हो गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो बच्चे हम वो मिस्टेक करते हैं, तो हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं वो चीज कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर है? दिस फोर्स एक्ट्स along line joining between two charges। आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है, तो भाई इसको आप स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा कम लगेगी लैंग्वेज। ओके, आपको दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्ज, इसको इस बात को थोड़ा समझिएगा। मतलब जब भी फोर्स काम करेगा वो कैसा काम करेगा? इस चार्ज और इस चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन होगी, जो इनको मिलाएगी एक दूसरे से, इस लाइन को के ही एलांग फोर्स लगेगा। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा एक चार्ज यहां हो, एक चार्ज यहां हो, तो फोर्स की डायरेक्शन शायद इस तरह हो जाए। ओके, अब यहां पर एक चार्ज यहां रख दिया जाए, एक चार्ज यहां रख दिया जाए, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी इस तरह से। अगर एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां रख दिया जाए तो इसके फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। आप हर बार देख रहे हैं कि इन जो फोर्स लग रहा है यफ 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 यफ, इनको लाइन जो ज्वाइनिंग कर रही है उसी के लांग है, यहां पर भी उसी के लांग है, यहां पर भी उसी के लांग है, तो हर बार ये क्या करेगा? उसी के एलांग फोर्स लगेगा। अच्छा, तो आइए हम देखिए यहां से फार्मूला डिराइव करते हैं, निकालते हैं फार्मूला। यहां आपको दिख रहा होगा शायद इधर, तो आइए देखते हैं फार्मूला इसका कैसे डिराइव करोगे भाई। तो आपको कुछ करना नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मिला दियो तो F प्रोपोर्शनल टू। अब देखो भाई, मैग्नीट्यूड को चाहे मॉड में लिखिए, चाहे आप डायरेक्टली इसको Q और Q1 एंड Q2 लिख सकते हो, तो भी मैग्नीट्यूड है,
रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हर बार जो यहाँ पर प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा भाई वो होगा स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया। लेकिन इस फार्मूले को हम न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे? हमें के की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो ये बता दें ये के है क्या। तो के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसका नाम ये है भाई। तो इसमें से जो के है, ए स्मॉल के है, एक्चुअल हम लोग थोड़ा सा अजीब गरीब लिख रहे हैं, तो स्मॉल के हा के डिपेंड ऑन किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है। तो पहली बात ये कि ये यूनिट ऑफ किसके, एफ Q1 Q2 एंड आर कि ये यूनिट पे डिपेंड करता है कि इसकी यूनिट सीजीएस में है कि एमकेएस में है, तो इसके की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज रहेगी। दूसरी बात कि यह मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम या मीडियम बिटवीन किसके भाई, बिटवीन टू चार्ज, उन चार्ज के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। फिर इसके लिए हम लोग अलग अलग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अलग अलग इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ना कि हम लोग पहले जैसे कि फॉर एयर और फ्री स्पेस, तो इस के की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसकी टोटल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन। देखो इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं, यहां पर इस के को रहने दीजिए, इस आर स्क्वायर के अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एफ आर स्क्वायर, तो यहां से के इक्वल टू बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। इसकी यूनिट कितना भाई, न्यूटन, उसके साथ साथ मीटर स्क्वायर, और नीचे कुलाम यानी कुलाम स्क्वायर, राइट। तो अब ये फार्मूला आपका बनकर तैयार होगा कुछ इस ढंग का। तो इस ढंग का फार्मूला बना तो देख लीजिए भैया कैसे बनेगा। तो ये फार्मूला बन रहा है F इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। ओके, इस तरह का फार्मूला हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। और क्योंकि इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू हम लोगों को करनी है, तो यहां पर एक और हम अलग तरह से फार्मूला बनाते हैं कि भाई इसकी जगह और भी आप क्या पुटअप कर सकते हो, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये तो आपने जो मामला बताया है भाई, ये तो एयर और फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए है, तो ऐसा काम मीडियम के लिए भी होगा। हाँ, देखते हैं मीडियम के लिए, फॉर मीडियम। अच्छा, तो फॉर मीडियम के लिए क्या करना है, फोर्स तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अब एफएम रेडियो बन जाएगा। मतलब रेडियो नहीं भाई, यह मतलब कि मीडियम। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ के, यहाँ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये आपका एक अदर सा फार्मूला बनता है। कौन सा? ऐसा एक फार्मूला बन गया है, ऐसा फार्मूला। इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी कहीं कहीं पाते हैं, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन केवल रहेगा, यहां से Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसा। यहां पर मैं बता दूं आपको कि K क्या है। तो K क्या है भाई, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसका, मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, और इसकी जो वैल्यू है यहां मैं लिख भी देता हूं आपको वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 किसके लिए, एयर आर वैक्यूम, एयर आर वैक्यूम के लिए, और इसकी वैल्यू और क्या होती है, इनफाइनाइट लोगे किसके लिए, मेटल के लिए, ये मेटल है तो मेटल के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। और अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसका काम खत्म हो गया है, अब हम बस इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते चलेंगे। सब मिटा देता हूं, सब मिटा देता हूं। इसके लिए और भी जैसे कोई वाटर है तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू हम लोग 80 लेते हैं, 81 लेते हैं, ये रहा आपका वाटर, ऐसा होता है। ओके, तो यहां से हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां से आपको डिफाइन भी कर लेना के की। तो यहां देखिए इसकी जगह रखा गया ना, तो एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो भाई यहां से के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, ये देखिए भाई, ये है क्या मैं बता दूं इनको, ये देखिए ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये भी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, और आप बोल सकते हो वैक्यूम के लिए। तो परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि इनकी ताकत, कि यह जो मीडियम है उसका कैसा नेचर है कि वो एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगा पा रहा है, कितना नहीं लगा पा रहा है, ये परमिटिविटी होगा। अगर आप कहेंगे तो हम एक परमिटिविटी का अलग से एक लेक्चर कर देंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा करना है तो हम कर देंगे। यहां देखिए जो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अच्छा ये फोर्स जो एक आया था एयर के लिए, तो 1/4 बाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ऐसा फोर्स था भाई। तो क्या करो ये कि अगर हम इसमें इससे डिवाइड कर दें तो क्या इतना मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। तो आपको एफएम कितना मिलेगा रेडियो चलाने के लिए, तो एफएम कितना मिलेगा भाई, तो यहां देखो ये फोर्स किसका है, बोलो बोलो, ये फोर्स है एयर और वैक्यूम का, और ये फोर्स मीडियम का, जैसे वाटर या फिर आपने मेटल रख दिया कुछ ऐसा समथिंग। तो भाई यहां पर उस फोर्स में के की डिवाइड है, जैसे हम सपोज दैट वाटर के लिए लेते तब भाई वाटर के लिए एफएम इज इक्वल टू एफ बाई 80, मतलब इस फोर्स का 1/80 टाइम्स हो रहा है, यानी कि फोर्सवा क्या हो रहा है, जो फोर्स है ना वो डिक्रीज होता है कब, मीडियम। तो यहां पर हम लिख देंगे फोर्स क्या भाई, डिक्रीजेस इन मीडियम। जब हम वैक्यूम से और एयर से जब मीडियम में जाते हैं तो उसका फोर्स डिक्रीज करता है। अच्छा, अगर हम उस चार्ज के बीच में मान लो रख दिए मेटल, तब तो यहां पर इनफाइनाइट रख देंगे तो इनफाइनाइट की वैल्यू 0, यानी वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे, ऐसा होगा। तो इस तरह से हम लोग यह एक चीज और अभी हमें समझ आया। तो अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आप याद रखिएगा, कहीं पर देता है तो ऐसा लगता है कि आपको ये चीज गलत दिया है, लेकिन एक्चुअल होता सही, होता क्या सही है देखिए, फॉर वैक्यूम के लिए है क्या, और इन CGS जो आपने कांस्टेंट यहां लिखा था, याद करिए आप, एफ इज इक्वल टू के स्मॉल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ऐसा लिखे थे। तो यहां पर के की वैल्यू कितनी आती है 1, तब आपका फॉर्मूला जो बनता है 1 बाई इसकी जगह 1 हो गया,
तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि यह भी एक फॉर्मूला होता है। और अगर किसी को यह जानना है कि ये K की वैल्यू कैसे बना गई, तो आप हमें कमेंट करिए और पूछिए, तो मैं आपको तुरंत इसका एक लेक्चर कर दूंगा कि यह 1 इसकी वैल्यू कैसे आती है। तो इसकी वैल्यू बनाती है। ओके, कुछ चीजें हैं जो आपको इस कूलम्ब्स लॉ के लिए, तो देखिए भैया आपको कूलम्ब्स लॉ अगर एग्जाम में आता है तो स्टेटमेंट दे दिए, उसका फार्मूला लिख दिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो मैं उस कूलम्ब्स लॉ से कुछ रिलेट चीजें आपको समझाता हूं जो आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो आइए उसको समझा जाए कि वो न्यूमेरिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो कैसी होगी या किस तरह की होगी। तो आइए देखते हैं। तो पहली चीज ये कि यहां पर एक चार्ज और यहां पर एक चार्ज। ओके, हाँ जी, तो यहां पर एक चार्ज, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये भाई न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, तो यहां पर का जो चार्ज है वो Q1, यहां का चार्ज जो है वो Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, स्मॉल r है भाई। तो ये फोर्स समथिंग लगेगा। अब हम फोर्स को किधर दिखाएं, ये आप जानते हो, या इधर बाहर लगेगा, दोनों पॉजिटिव है। तो कुछ फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये 1 वाला है कॉन्सेप्ट नंबर, तो ये R स्क्वायर। अच्छा, ऐसा ही काम एक जगह और कर दिया जाए एकदम एग्जैक्टली इसी तरह का, तो आप बताना ध्यान से हमको समझाने के लिए। अगर मुझे इस फोर्स को बढ़ाना होगा, यहां से देखिएगा, आप देखना कि फोर्स और जो आर है उसके बीच में जो ग्राफिकल रिलेशन होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हो तो इसकी डिस्टेंस की वैल्यू घटानी पड़ेगी, कुछ इस ढंग का आएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज होगा, ऐसा होगा। तो भाई इसमें अगर हमें इस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है या फिर उसी तरह रखनी है, तो हम डिस्टेंस क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब देखो, हमने इसकी डिस्टेंस कम करके r डैश कर दिया, ये वही चार्ज है Q1 और Q2। अब अगर ये वही चार्ज है तो भाई इसमें हमने क्या किया, इसके बीच में एक हमने कोई मीडियम रख दिया, कागज से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं उनमें से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तब ये फोर्स कैसा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ तो K होगा, और यहां से Q1 Q2 अपान R डैश स्क्वायर। लेकिन हमने आपसे ये बता दिया कि हमने इसके डिस्टेंस को घटा दिया ताकि फोर्स जो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखने से डिक्रीज हो रहा है वो फोर्स फिर से बढ़कर कितना हो जाए, इस दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो आप सोचो दरअसल कि इसमें से और इसके में रिलेशन क्या आएगा। देखना, सब तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहां से R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बताइएगा R डैश स्क्वायर, इसके साथ K आएगा, यानी कि R डैश और ये रूट ओवर में K आ जाएगा। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा कि बात ये कह रहा है, जब हम इसके फोर्स इक्वल, जैसे फोर्स लग रहा है तो हमको, ये किसकी डिस्टेंस है, एयर की, ये किसकी है, यहां पर एयर है, और ये वाली R डैश किसकी डिस्टेंस है, जब इसके बीच में मीडियम कोई रख दिया गया था तब की डिस्टेंस है। तो वैक्यूम की डिस्टेंस और मीडियम की डिस्टेंस में हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया। आइए इसी तरह हम एक और भी करते हैं, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट नंबर 2 करते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक चार्ज यहां है और एक चार्ज यहां, ये सब पॉइंट चार्ज है, तो प्लस Q1 और यहां पर भी चलो प्लस Q1 ही ले लेते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट कि ये R है, कितनी है भाई, R है। सवाल तो बड़ा आसान हो जाता, बड़ा आसानी से लगा भी लेते कि अगर मान लीजिए कि ये चार्ज है और इसके बीच में एयर होता तो हम फटाक से फार्मूला लगाते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ऐसा कर लेते। और अगर इसके बीच में मीडियम आ जाता तो हम यहाँ या फिर लिख लेते और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ K लिख लेते Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ऐसा फार्मूला लगा देते फटाक से।
लेकिन भाई यहाँ पर मैं थोड़ा उसको चेंज कर रहा हूं। उसको चेंज कैसे कर रहा हूं, देखिए मैंने इसमें थोड़े दूर तक इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा है, इतने दूर तक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दिया गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, एक्चुअल डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दिया गया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, और इसकी जो लेंथ है वो टी है। अब ये इस तरह का न्यूमेरिकल ऐसे नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप करके नहीं लगा सकते। इसके लिए आप देखो क्या होगा। अगर हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए तो यहां से देखो, ई किसकी डिस्टेंस है, एयर की, और ये किसकी है, मीडियम की। ओके, तो एयर और मीडियम की डिस्टेंस में हमको क्या है, ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हम यार ऐसा रिलेशन उसमें फाइंड नहीं कर सकते ना। और बाकी इसमें बाकी यहां पर एयर है और ये भी एयर है, तो ये खाली जगह है। तो खाली जगह कितनी है बोलो, एयर में डिस्टेंस कितनी है, r माइनस टी, जितनी बचेगी वो एयर में डिस्टेंस होगी। और इसके बाद इसमें एयर के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस है, तो भाई इसकी डिस्टेंस कितना निकालोगे, देखना इसकी डिस्टेंस, इस वाले की डिस्टेंस कितनी आएगी, देखना ये एयर का इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, तो ये किसकी, मीडियम की लेंथ है, मीडियम के बीच जो मीडियम है उसकी लेंथ है, तो इसमें लेंथ कितनी है, टी, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसके साथ हमने इसमें के लगा दिया। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू r माइनस टी प्लस टी और रूट ओवर के, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम फोर्स कैसा बनाएंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से Q1 Q2 अपान R माइनस टी प्लस टी इंटू रूट ओवर में के, और यहां पर होल स्क्वायर होता, होल स्क्वायर कर देते ना, तो होल स्क्वायर कर दिया भैया, और ये आपका एक फार्मूला बन गया भाई, एक देखिए फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ओके, बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, मजेदार। आइए एक और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। आइए देखिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को आप देखना ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड ये है कि यहां पर एक चार्ज है और एक चार्ज यहां पर है, और इनके बीच की डिस्टेंस समथिंग है, पता नहीं कितना, Q1 ये है और ये Q2। इनके बीच में जो आधी डिस्टेंस है, या आधी कह लो या आधा मत लो, जितनी मर्जी है, मान लो ये R1 डिस्टेंस तक है और ये R2 डिस्टेंस तक। ओके, अलग अलग दो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रखे हैं, अलग अलग। जैसे मान लो इसमें मैंने आयल रख दिया और इसमें आपने पेपर रख दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा इस ढंग का कर देता हूं, ये है आपका आयल। ओके, और इधर आपका है पेपर। ओके, तो पेपर वाले को मैं थोड़ा इस ढंग से कर देता हूं, ये आपका पेपर है। ओके, तो इनकी जो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है वो इसके लिए K1 है, और इस वाले के लिए डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कितना है, इस वाले के लिए K2 है। तो उस ढंग से इस फार्मूले को कैसे बनाओगे आप देखना, ये फार्मूला आपका बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, देखो भाई इसकी डिस्टेंस फर्स्ट वाले के लिए लिखना है, तो क्या होगा, इसके साथ जो डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस होती है, यानी कि R1 हमने लिख दिया, और उसके साथ क्या भाई, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो लिख दिया। फिर इस वाले के लिए भी उसी तरह आप लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर दो, और ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो ये बेहतर ढंग का फार्मूला आपके बनकर तैयार हुआ है, और ये देखिए, ओहो क्या फार्मूला है। ओके, तो आई थिंक ये फार्मूला आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू।